नेक्स्ट जो मौजू है, अब ये ऑर्डर 7 के में जो प्लेंट तैयार होती है, फिर वो सूट बनता है, वो दायर हो जाता है। तो प्लेंट जब आ जाती है, सूट फाइल हो जाता है, तो अगर वो लायबल फॉर रिजेक्शन नहीं है, कोर्ट उसको एग्जामिन करती है, वो मेंटेनेबल उनकी नज़र में चलता है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो फिर कोर्ट उसमें फर्स्ट स्टेप क्या करेगी, उसको बाकायदा रजिस्टर करने के बाद फिर उसमें समन इशू करेगी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स। अब डिफेंडेंट्स पेश हो जाते हैं, तो पहला मौका डिफेंडेंट्स को क्या दिया जाएगा? अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ द सीपीसी उनसे ये कहा जाएगा कि आप खुद या अदालत के कहने पे अगर वो चाहें तो वो जवाब दावा उसका दाखिल कर सकते हैं, नेक्स्ट डेट जो फिक्स है उससे पहले या उस तारीख पर जो इस बारे में दी गई है। यानी कोर्ट जो है वो तारीख मुकर्रर करेगी फॉर द सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड डिफेंडेंट शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। उसको मौका दिया जाए, उसका हक बनता है। यानी जो आम ऑर्डिनरी सूट है उसमें अगर कोई मुद्दाल है जिसके खिलाफ दावा दायर होता है, उसका ये राइट है, उसका ये हक है, और कोर्ट उसको खुद कहेगी कि आप मेहरबानी करके जवाब दावा दाखिल करें, रिटन स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। और उसको लाहौर हाई कोर्ट के अमेंडमेंट के मुताबिक उसको 2 मौके जरूर दिए जाएंगे, और उसे चाहिए आमतौर पे कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब दावा पेश करे। यानी जब वो कोर्ट में पेश हो गया, उसकी अपीयरेंस हो गई है, असालतन हुई है या वकालतन हुई है या थ्रू एजेंट हुई है, तो फिर उसकी पाबंदी है कि वो विदिन 30 डेज कोशिश करे कि अपना जवाब दावा दाखिल करे, और उसको कम से कम 2 मौके भी दिए जाएंगे। यानी उसको 2 मौके दिए जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि विदिन स्टिपुलेटेड पीरियड जो डिफेंडेंट है वो अपना रिटन स्टेटमेंट जो है वो दाखिल करे, जवाब दावा दाखिल करे। वो सूरत दीगर अगर वो जवाब दावा नहीं दाखिल करते और उसको टाइम दिया जा रहा है, कोर्ट्स को चाहिए कि मौका दे, उसको बढ़ा भी सकती है अदालत अगर चाहे तो, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, वो ऐसी वजूहात हैं या ऐसी मामलात हैं जिसकी वजह से जवाब दावा नहीं आ सका, तो फिर। लेकिन अगर वो कंटोमेशियस है या नेग्लिजेंट है और वो डिलिबरेटली जानबूझ के जवाब दावा दाखिल नहीं कर रहा विदाउट एनी रीजनेबल कॉज एंड जस्टिफिकेशन, तो फिर कोर्ट के पास क्या अख्तियार है? कोर्ट क्या कर सकती है? उसके इस नेग्लिजेंट एक्ट की बुनियाद पे, उसके इस जो कंट्यूमेशियस किस्म का उसने रवैया अख्तियार किया हुआ है और कोर्ट का वक़्त ज़ाया कर रहा है, तो उसके लिए फिर ऑर्डर 10 है, रूल 10 है ऑर्डर 8 का, उसके तहत कोर्ट जो है उसका डिफेंस स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। यानी उसका डिफेंस ही खत्म हो जाता है, वो अपना कोई दिफा पेश ही नहीं कर सकता, आपको लिख पढ़ के वो नहीं दे सकता कि मेरा ये मौक़िफ़ है, मेरा ये डिफेंस है, मैं ये इतराज़ात लेना चाहता हूँ प्रीलिमिनरी या फैक्ट्स की बुनियाद पे, मैं ये कहना चाहता हूँ इसका केस झूठा है। वो एवरमेंट्स ऑफ द प्लेंट को उसने डिनाई नहीं किया थ्रू रिटन स्टेटमेंट, तो इस तरह ये नुकसान होता है मुद्दाले का, और अगर कोर्ट समझे तो उसको डिक्री भी किया जा सकता है क्योंकि उसका डिफेंस ही मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल भी आ सकती है, उसके खिलाफ डिक्री भी हो सकता है, फैसला भी हो सकता है। तो इसलिए एहतियात ये करनी चाहिए कि जवाब दावा जो है वो विदिन टाइम दिया जाए और उसमें अपने पूरे मुकम्मल जो डिफेंस है वो अपना पेश किया जाए। अब इस तरह के केसेस में तो जवाब दावा जो है वो कोर्ट खुद कहती है पार्टी को, क्योंकि उसका हक है। लेकिन अगर समरी सूट फाइल किया जाता है ऑर्डर 37 के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद पे, तो वहाँ पे जवाब दावा जो है उसके लिए कोर्ट जो है वो आपको नहीं कह सकती कि आप जवाब दावा दाखिल करें,
या आपका कोई ये राइट नहीं बनता कि आप जवाब दावा दाखिल करें, या आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप जवाब दावा दाखिल कर लें, बल्कि उसमें आपको लीव टू अपीयर एंड डिफेंड एक दरख्वास्त देना पड़ेगा। अगर कोर्ट समझे कि वाकई इसमें डिफेंस आना चाहिए तो फिर वो उसको इजाज़त देते हैं, अदरवाइज नहीं होती। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो इस तरह अगर जवाब दावे का मौका मिले तो वो अवेल करना चाहिए। तो ये तो थी जवाब दावे की बात, और इसमें डिफेंस के बारे में जो स्टॉक ऑफ हो जाता है अगर जवाब दावा ना दिया जाए। अगर आपने जवाब दावा पेश कर रहे हैं तो देखना यह है कि हाउ टू ड्राफ्ट द प्लेंट, जवाब दावा कैसे देना चाहिए, उसमें क्या लिखा जाना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट में क्या दर्ज करना चाहिए। तो उसमें भी पैरामीटर जो है ऑर्डर 8 में बड़ा कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें आपने मेंशन करनी है। तो अब प्लेन जो है ये पैरावाइज होती है, ये पैराग्राफिकली होती है, इसकी बकायदा तरतीब होती है, अदालत का नाम होता है, पार्टीज के नाम होते हैं, प्रीफेक्स होते हैं, सूट का नाम होता है, प्रीफेक्स होते हैं, कॉज ऑफ एक्शन के बारे में जिक्र होता है, लिमिटेशन के बारे में जिक्र होता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में जिक्र होता है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में जिक्र होता है, प्रेयर होती है, और उसके बाद दक्षत होते हैं, वेरिफिकेशन होती है। तो ये सारे इस तरतीब से वो प्लेट बनी हुई है। अब इसी तरतीब से आपने उसका जवाब देना है, यानी हर पैरे का जवाब देना है आपने, पैरा वाइज पैरे का नंबर लिख के जवाब देना है। नंबर यानी जो नंबर, जिस नंबर पैरा के सामने आपका जवाब होगा वही उस पैरा का जवाब तस्वर किया जाएगा। तो पैराग्राफिकली हर बात होगी, पैरों का ख्याल करना पड़ेगा। तो इसमें एक और इजाफा आप कर सकते हैं, जब आप जवाब देंगे प्लेट का तो फिर आपने पैरावाइज उसका जवाब देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, और उसके बाद मुकम्मल करना है इसको। लेकिन इससे पहले एक आपको सहूलत मौजूद है, वो भी आपका राइट है कि आप उसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। पहले एक पार्ट ऑब्जेक्शन का हो सकता है, और वो ऑब्जेक्शन क्या है, उनकी दो किस्में हैं। एक ऑब्जेक्शन होता है लॉ पॉइंट पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, इसको इन ऑब्जेक्शन को कानून की नजर में प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन कहते हैं, उर्दू में इसको इब्तदाई इतराजात कहते हैं, इतराजात इब्तदाइया। वो आप ले सकते हैं, यानी कानूनी तौर पे जो आप पॉइंट रेज करना चाहते हैं इन योर डिफेंस, यू कैन रेज इन द शेप ऑफ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। वो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं, यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट को, या पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट को, या दिस सूट इज बार्ड बाय लॉ है जनाब, ये तो सिविल सूट बनता ही नहीं, इसकी जुरिस्डिक्शन तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार है, सिविल कोर्ट को नॉट इंटरफेयर इन सच लाइक मैटर। तो ये भी एतराज हो सकता है। सूट टाइम बार्ड है जी, बार्ड यानी ये बियॉन्ड लिमिटेशन, ये बहुत बड़ा एतराज है। अगर लिमिटेशन नहीं बनती ये एतराज लेना चाहिए। अगर कोई स्टॉपल या वेवर का मामला है तो आप लिख सकते हैं कि ये प्लेंटिफ जो है ये स्टॉप बाई हिज कंडक्ट एंड वर्ड्स एंड कंडक्ट टू फाइल द सूट, ये वेव कर चुका हुआ अपना राइट, स्टॉपल इसमें आड़े आती है। या अगर सूट मेंटेनेबल नहीं है इन प्रेजेंट फॉर्म तो आप लिख सकते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल में दावा जो है ये काबिल रफ्तार नहीं है। आप लिख सकते हैं कि इसमें राइट ऑफ शुफे का कोई राइट नहीं बनता है इसका, ये इसने तलबात को पूरा नहीं किया। तो इस तरह के सो मेनी ऑब्जेक्शन आते हैं। मेंटेनेबिलिटी है वहां पे, मिस जेंडर ऑफ नॉन जेंडर ऑफ पार्टीज का आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी अगर दुरुस्त नहीं है वो आप लिख सकते हैं। अगर प्लेन जो है वो वेग है, उसमें कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है, या सही तौर पे उसको ड्राफ्ट ही नहीं किया गया, उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं या फ्लॉज हैं या ऐसी मामला है, तो आप उसका भी इशू ले सकते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अगर प्लेट में एवरमेंट्स ऑफ द फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन और अदर जो हैं जो लिखने जरूरी हैं, और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 रूल 4 ऑफ द CPC उसका जिक्र मौजूद नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि इसमें तो एवरमेंट्स ऑफ फ्रॉड के जिक्र नहीं किया गया, इसके लिए दावा जो है किसी तरह काबिल रफ्तार ही नहीं है।
अगर कोई लिमिटेशन की एग्जाम्पशन है, यानी बयान लिमिटेशन है, दावा बड़ा लंबा चौड़ा, तो फिर उसमें अगर एग्जाम्पशन का जिक्र नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि ये तो ऑर्डर 7 रूल 6 के ताबे इसमें एग्जाम्पशन का जिक्र मौजूद नहीं, तो ये दावा जो है ये काबिल रफ्तार नहीं है। तो सो मैनी ऑब्जेक्शन आते हैं। आप 35A के बारे में कह सकते हैं कि अगर दावा खारिज होता है या ऐसी सूरत हाल है, फ्रिवलस किस्म का क्लेम लिया हुआ है और वेक्सेशियस है, तो इसलिए मुझे ये 35A के तहत स्पेशल कंपेंसेटरी कॉस्ट जो है बदलाइए। अब स्पेशल कंपेंसेटरी कॉस्ट आपने डिमांड करनी है। अगर आप डिमांड करते हैं तो आजकल तो तरमीम हो गई है मार्च 2018 में कि उसका कोई अब उन्होंने 1 लाख रुपया कर दिया है ना, बल्कि उसमें कोई ऐसा मौजूद ही नहीं है कि कितना अर्जाना देना है कितना नहीं, यानी ये 1 लाख रुपया कर दिया उसको 25,000 की बजाय। तो ये आप डिमांड कर सकते हैं। तो अब ये इस तरह के ऑब्जेक्शन आप ले सकते हैं। इन सारे ऑब्जेक्शन का एक पैरा बनेगा, एक हिस्सा बनेगा जो सिर्फ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन के बारे में होगा, और कोर्ट जब इशू फ्रेम करेगी तो इन्हीं लॉ के जो लीगल जो आपने ऑब्जेक्शन लॉ की बुनियाद पर लिए उनके भी एक इशू बनाएगी कि क्या इस तरह का है, हो सकता है। वो इशूज की जब बात आएगी तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा। अब ये बना लिया आपने, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद जो फैक्चुअल यानी आप अपने प्लेन का जवाब देना है पैरावाइज। नंबर 1 है उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी यही है, उसकी डिस्क्रिप्शन सही है या दुरुस्त लिखी गई तो आप कह देंगे दुरुस्त है, अगर नहीं तो फिर लिखेंगे ये गलत लिखी गई है, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के मुताबिक नहीं है, ये रजिस्टर्ड सेल डीड के मुताबिक नहीं है, ये PT1 के मुताबिक नहीं है, इसमें फलां गलती है, ये दुरुस्त नहीं है, नंबर खसरे गलत है, इसकी बाउंड्रीज गलत लिखी नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो मेरे कब्जे में है वो ये नहीं है, ये किसी और प्रॉपर्टी का जिक्र कर दिया गया है। तो इस तरह का आप इतराज़ ले सकते हैं उसमें नंबर 1, 2 पे भी, जो भी आप कहें। कॉज ऑफ एक्शन पे भी ले सकते हैं, उनको कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। और कॉज ऑफ एक्शन का आप उधर जो है वो प्रीलिमिनरी जो है ऑब्जेक्शन में भी ले सकते हैं। वहां पे किसी की कॉम्पिटेंसी टू फाइल द सूट, मनसब दावा, लोकस स्टैंडाई का इशू ले सकते हैं, वहां पे प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो अब आपने पैरावाइज कमेंट देना है जवाब, हर पैरे का जवाब देना है, क्लियरली देना है, विद स्पेसिफिक डिनायल देना है, वेहीमेंटली उसको डिनाई करना है, बताना है कि ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, ये इसने गलत बयानी की है, जानबूझ के ऐसा लिखा है, मैं इसको कभी तस्लीम नहीं करता, किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करता। इसको कहते हैं स्पेसिफिक डिनाई। अगर कोई इम्प्लीकेशन देना चाहते हैं, इसको मजीद इसकी वजाहत करना चाहते हैं, तो वो भी आपको कैटेगोरिकली करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसमें 2 लफ्ज हैं, एक है स्पेसिफिक डिनाइल और एक अवेसिव डिनाइल। इन दोनों का बड़ा फर्क है। अगर आप किसी फैक्ट को स्पेसिफिकली डिनाई करेंगे तो वो समझा जाएगा कि आपने उसको तस्लीम नहीं किया, यानी आप उसमें मुकम्मल इनकार लिखेंगे और उससे उसको मुकम्मल तौर पे गलत लिखेंगे, उसकी थोड़ी भी अगर वजाहत भी करेंगे तो वो भी समझा जाएगा कि आपने इसको दुरुस्त नहीं माना है। उस वहाँ पे आपको लिखना चाहिए इनकरेक्ट या डिनाइड या नॉट करेक्ट, I do not accept this, this is wrong, this is not acceptable। इस तरह के लफ्ज आपको स्पेसिफिकली लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि नॉट इन माई नॉलेज, तो ये नॉट इन माई नॉलेज जो है ये स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है, बल्कि ये अवेसिव डिनाइल है। और उसे ये तस्वर किया जाएगा, अगर रूल 5 ये बताता है कि अगर कोई फैक्ट जो है जवाब दावे में स्पेसिफिकली डिनाई ना किया जाए और अवेसिवली उसका जवाब दिया जाए, तो वो जो है वो एक्सेप्टेड तस्वर हो गया कि आपने उसको मान लिया है, तस्लीम कर लिया है। यानी अर्जी दावे का जो पैरा जो है ना, जिसमें कोई फैक्ट लिखा हुआ था, अगर वो लिखते हैं कि फलां का बेटा नहीं था या है, या फलां का ये राइट नहीं बनता, प्रॉपर्टी के बारे में इंटरेस्ट ये नहीं बनता, ये उसकी मलकियत नहीं है, ये फलां की मलकियत है,
तो अगर उसके आगे आप सिर्फ ये लिख देते हैं कि नॉट नोन टू मी, तो ये क्या तस्वर होगा कि आपने उसे उसकी डिनाइल स्पेसिफिकली नहीं की बल्कि अवेसिवली की है। तो जब अवेसिव डिनाइल आएगा तो यही समझा जाएगा कि आपने उसको तस्लीम कर लिया, मान लिया। तो इसलिए जवाब दावा तैयार करते वक्त ये एहतियात करनी चाहिए कि आप जिस भी पैरा का जवाब दें उसको स्पेसिफिकली डिनाई करें, अवेसिवली डिनाई ना करें। अगर आप उसको मानना चाहते हैं तो फिर लिखें वाज़े तौर पे कि मैं इसको एडमिट करता हूं या ये दुरुस्त है, ऐसे ही है। तो ये आपको वाज़े तौर पे लिखना पड़ेगा। अब जवाब दावा में जिस तरह अर्जी दावा की बाकायदा तस्दीक होती है, वेरिफिकेशन, जवाब दावे की उसी तरह वेरिफिकेशन होती है। यानी एक बात आपके जहन में रहने वाली है कि प्लीडिंग्स में सिर्फ दो चीज़ें ही शामिल हैं, एक अर्जी दावा और एक जवाब। और इसमें डिफरेंस क्या है बाकी एप्लीकेशन से या चीज़ों से या दस्तावेजात से, कि इन दोनों की वेरिफिकेशन होती है ऑन ओथ। जैसा कि ऑर्डर 6 रूल 15 में लिखा हुआ है। और अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो वो ना जवाब दावा कहलाएगा ना अर्जी दावा कहलाएगा। और ये प्लीडिंग के जुमरा में इसलिए आते हैं कि इनकी वेरिफिकेशन लाजिम है, अर्जी दावा और जवाब दावा, तो इसकी वेरिफिकेशन बाकायदा होगी। एक और बात थोड़ी सी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात इसमें रूल 6 है ऑर्डर 8 में, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मनी सूट है और उसमें आप भी डेटर हैं और दूसरा मुद्दला भी डेटर है, ये दोनों रेसिप्रोकल उनका रिश्ता बनता है, यानी आपने भी पैसे देने हैं और आपने लेने भी हैं प्लेंटिफ से, तो फिर प्लेंटिफ दावा दायर कर देता है मनी सूट कोर्ट में, तो यू आर द डिफेंडेंट। तो फिर आप वहां पे कहते हैं जी मैंने भी तो इससे रकम इतनी लेनी है, मेरा भी इससे उधार चल रहा था, जिसने मेरे से कर्जा लिया था या ये लिया था या वो लिया था, तो मेरे भी तो पैसे देने चाहिए। तो फिर यू कैन गेट द प्ली ऑफ सेट ऑफ, और उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि मुझे कितनी रकम इसने मेरी देनी है। और जब अगर सेट ऑफ की प्ली आप लेंगे तो फिर उस पर आपको उतनी रकम का कोर्ट फी भी देना पड़ेगा। और ये आपको इंडिपेंडेंट दावा दायर करने की जरूरत नहीं है, ना क्रॉस सूट दायर करने की जरूरत है। उसी जवाब दावे में यू कैन मेक दिस प्ली ऑफ सेट ऑफ। और जब अगर कोर्ट अल्टीमेटली केस का फैसला करेगी तो फिर आपके हक में भी डिग्री पास हो सकती है जो रकम आपने लेनी है। उसके लिए इंडिपेंडेंट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक दिस प्ली इन द suit which have been filed against you by the plaintiff regarding the recovery of money. And if you want to get money back you have paid to the plaintiff, then you can make this plea in your written statement. It called as a set off. तो ये बहरहाल मुख्तसर लंबा हो गया काम कि जवाब दावा लिखते वक्त आपको बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। जो आपका डिफेंस हो वो आपको शामिल करना चाहिए। और अगर आप कोई नया जवाब दावा या अजाफी जवाब दावा देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अदालत की इजाज़त लेना पड़ेगा। विदाउट लीव ऑफ कोर्ट यू कांट सबमिट एनी एडिशनल रिटन स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय ऑर्डर 8 रूल 8 में लिखा हुआ है कि अगर 9 में भी ऐसी सूरत हाल है, अगर आपको एडिशनल रिटन स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर इजाज़त ले लेना पड़ेगी। पहले के लिए इजाज़त नहीं है, पहले तो कोर्ट ने आपको खुद कहा कि आप जवाब दावा पेश करें। और इसके अलावा एक होती है रेप्लिकेशन, जिसको जवाबुल जवाब कहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, यानी वो प्लेंटिफ दे सकता है। यानी अगर किसी के जवाब दावे में कोई नई बातें आई हैं जो प्लेंट में जिनका जिक्र मौजूद नहीं था और जो ऐसे फैक्ट नए उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं डिफेंडेंट ने, तो फिर प्लेंटिफ कैन आस्क टू द कोर्ट द रिप्लाई ऑफ द फैक्ट्स व्हिच हैव बीन गिवन by the defendant in his written statement। तो फिर उसमें वो उसका भी जवाब दे सकता है, उसको कहते हैं जवाबुल जवाब, रेप्लिकेशन। लेकिन रेप्लिकेशन हमेशा विद दी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होती है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट होती है। तो पहले ज़माने में तो हमने जब नई नई वकालत शुरू की थी तो जवाबुल जवाब की एक डेट दी जाती थी
कि अगर कोई जवाब देना चाहता है, समझता है कि जवाब दावे में ऐसी नई चीज़ें आई हैं जिसका प्लेट में जिक्र नहीं है और जिसका जवाब होना ज़रूरी है, तो फिर जवाब भी फाइल होता था और उसके बाद कोर्ट जो है वो इशू बनाती थी। तो बहरहाल ये है थोड़ा सा जवाब दावे के बारे में गुफ्तगू, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, आप और इससे पूरा मुस्तफीज़ होंगे। थैंक यू वेरी मच।